आज द्वितीय चरण की 8 सीटों पर महाराष्ट्र में मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े उत्साह के साथ में हो रहा है। और जैसा प्रथम चरण में विदर्भ क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी सीटों पर उत्साह के साथ मतदान हुआ था, आज मैं समझता हूं कि उससे भी ज्यादा उत्साह आज के जो मतदान है उसमें है। और इसका कारण मोदी जी के नेतृत्व में एक तीसरी बार फिर से सरकार बन जाए, इसका निश्चय मैं समझता हूं कि अन्य प्रदेशों की तरह महाराष्ट्र में भी चुनाव यहां की जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, यहां पर जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है। और मैं समझता हूं कि जितनी सीटें हैं उन सीटों पर जो 43 सीटें हैं, अगर हमारे किसी कार्यकर्ता से आप पूछेंगे कि हमारा प्रत्याशी कौन, तो एक ही जवाब मिलेगा कि हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी। इस सीट पर, उत्तर मुंबई की सीट पर, मैं समझता हूं कि हमारे देश के सर्वोच्च संस्था राज्यसभा में हमारे पार्टी के नेता और अपने सरल स्वभाव के कारण जिनकी लोकप्रियता पूरे देश में है, आदरणीय पीयूष गोयल जी यहां पर लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में लोकप्रियता और जनता में विश्वसनीयता, ये उनका एक गुण है। और मैं समझता हूँ इस लोकसभा में भी एक पक्षी चुनाव यहाँ पर दिख रहा है। जहाँ सीटें नहीं घोषित हैं, जल्दी से जल्दी हमारा जो तृतीय चरण के शुरुआत में ही वो सीटें की घोषणा हो जाएगी। कल देवेंद्र फडणवीस जी एक विधिवत एक समारोह में, कार्यकर्ताओं के समागम में चुनाव अभियान का और अधिक सुचारू रूप से चले इसका आगाज करने वाले हैं। हर कार्यकर्ता बीजेपी का अपने आप को नरेंद्र मोदी जी समझकर चुनाव कर रहा है और बीजेपी 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हर सीट पर जो हमारे मित्र पक्ष हैं उनमें भी बीजेपी बड़े भाई का रोल अदा कर रही है और उनकी सीटों पर भी अग्रता हासिल करके वो चुनाव लड़ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले जो 4 जून है, देश तीसरी दिवाली का इंतजार कर रहा है। 6 महीने के अंदर 3 दिवाली, इतिहास का ये एक बड़ा अंग बनेगा। हमने नवंबर में अपना त्योहार दीपावली मना के लक्ष्मी जी की पूजा की थी। हमने 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण करके रामलला की पूजा की थी। और मैं समझता हूं कि बीजेपी सरकार बनने के बाद 4 जून को जब हम दिवाली मनाएंगे तो अपनी जनता जनार्दन की पूजा करने का भाव पूरे देश में होगा। और ये चुनाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असर डालने वाला है। मोदी जी एक विश्व के बड़े नेता बनकर उभरे हैं और इस चुनाव के बाद भारत की स्थिति और मजबूत होने जा रही है। राहुल गांधी जी का यह वक्तव्य कि वो विरासत को भी बांट देंगे। मनमोहन जी कहते थे कि पहला अधिकार अल्पसंख्यक का, और राहुल जी कह रहे हैं कि जो बचत करके रखा है उसकी हम स्क्रीनिंग कराएंगे। और उनके सलाहकार सैम पित्रोदा ये कहते हैं कि अमेरिकन सिस्टम लागू हो। और अमेरिकन सिस्टम ये है कि पिता की भी अगर संपत्ति आपको मिली है तो उसका 55% सरकार ले लेगी और 45% उनको मिलेगा। राहुल जी कहते हैं जो सरकार लेगी वो अल्पसंख्यक में बांट देगी। 4% का कर्नाटक में रिजर्वेशन देकर उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का बदलने का काम किया है। 4% के बाद वो पूरे देश में अल्पसंख्यक को अगर वो आरक्षण देते हैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस इच्छा कि संविधान में
केवल जाति आरक्षण होगा, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, उसका अपमान होगा। ये कांग्रेस के लोग संविधान बदलना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सदिच्छा के बाद भी ये एससी और ओबीसी के, आदिवासी के आरक्षण को काटकर अल्पसंख्यक को देना चाहते हैं। इस समाज में विग्रह पैदा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो गरीब है उसको संप्रदाय या जाति के आधार पर नहीं, राशन सबको, टॉयलेट सबको, मकान सबको, सम्मान निधि सबको, सुरक्षा कवच सबको, यानी सबका साथ सबका विकास, सबके लिए प्रयास पर काम कर रहे हैं। और राहुल जी बांटो छांटो डांटो और राज करो का सपना देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये चुनाव राष्ट्रवाद और परिवारवाद के में हो रहा है। ये चुनाव में एक तरफ राम को, भगवान राम को मानने वाले, अंबेडकर जी का सम्मान करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ चुनाव में अंबेडकर जी को दो बार हराने वाली कांग्रेस और राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस और उसको सहयोग करने वाले उद्धव पक्ष की शिवसेना है, जिसने अपना चोला राम नाम का उतार दिया है। तो मैं समझता हूं कि इसमें राष्ट्रवादी ताकतें विजय होंगी। यही सब करने के लिए मैं अभी तक जो पूरा महाराष्ट्र है, लगभग मैं उसमें 27-28 सीटों पर लोकसभा पर मेरा जाना हुआ है और मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र इस बार मोदी तूफान या मोदी मैजिक से आच्छादित है। कर रहे हैं तो कई जगह 10 लोग हमारा भी समर्थन कर रहे हैं। इस चुनाव में जनता का समर्थन बहुत बड़ी चीज है और आपने देखा होगा कि उद्धव जी की सरकार के विधायक और सांसद हमारा जहां समर्थन किए हैं, इस बार जो जनता है, उनके कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी हैं, वो हमारा समर्थन कर रहे हैं। मुंबई की सीटों पर कब तक निर्णय आ जाएगा सर? अभी तक कोई क्या नहीं? मैं समझता हूँ 1-2 दिन में इसका निर्णय हो जाएगा। उत्तर मुंबई में कांग्रेस पीयूष गोयल जी को पोलियो विरोधी बता रही है, पोलियो का विरोधी बताकर प्रचार कर रही है। वो कोई भी विरोध करे, पीयूष जी का इतना बड़ा कद है, वो कभी जाति और धर्म के उसमें कभी नहीं रहे। पीयूष जी ऐसे एक सर्वमान्य राजनेता हैं जो विवाद से हमेशा दूर रहे। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि मराठी वर्सेस गुजराती पंडा ज्यादा बोला जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, कहीं ऐसा कोई भाव नहीं है। कांग्रेस जो भी दुष्प्रचार करेगी उल्टा उस पर ही असर होगा। बीजेपी का भावना ही है, जो भी महाराष्ट्र में सब महाराष्ट्रियन है और सभी महाराष्ट्र जो महाराजा शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करने वाले लोग हैं, बीजेपी सबको साथ में लेके चलती है। सर, संजय राउत ने एक बयान दिया है कि 13 सीट जो महाराष्ट्र के 2 फेज का चुनाव हुआ, 13 सीट में 10 सीट महाविकास आघाड़ी को जा रहा है, उस पर आप क्या? संजय राउत जी को मैं बहुत उनका मैं आभारी हूं। कोरोना के समय जब हम सब लोग तनाव पे होते थे तो 2 लोग हमारा सहारा बनते थे, एक राहुल गांधी जी, दूसरे संजय राउत जी। जब कपिल शर्मा शो आना बंद हो जाता था तो हम लोग संजय राउत का बयान सुनते थे। इनका बयान केवल मजाक के अलावा कुछ और नहीं होता। इनकी पार्टी के लोग इन पर विश्वास नहीं करते। संजय राउत अब आज की राजनीति का मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा किरदार है जो अपना महत्व खो चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि महाराष्ट्र देश में हुकुमशाही शुरू है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और देश में इंडिया आघाड़ी आनी चाहिए। देखिए, वो यह जो महाबिगाड़ी है, या आघाड़ी नहीं है, बिगाड़ी है, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। कांग्रेस की बुराई आज आप देखो, कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा हुआ एक मुंबई के उत्तर मध्य मुंबई से, उनके पार्टी के लोग विरोध करते हुए छोड़कर दूसरी तरफ चले गए। कांग्रेस अब दल नहीं रहा, ये 100 साल से पुरानी एक जर्जर ऐतिहासिक खंडहर हो चुका है, जो 4 जून के बाद राजनीतिक रूप में ढह जाएगी। अखिलेश के बाद अब राहुल गांधी भी नामांकन भरने वाले अमेठी वगैरह से ऐसी चर्चा चल रही है। नहीं, ये उनके लिए जरूरी भी है कि पिछली बार एक जगह से हारे थे, फिर वो 2 जगह से हारे, क्योंकि वायनाड भी वो हार रहे हैं।
सर ये छुट्टी का माहौल है यहाँ पे, मुंबई से बहुत लोग ये टाइम पे उनके गाँव जाते हैं, तो उसका चुनाव पे कैसे परिणाम? बीजेपी का एक भी मतदाता यहाँ छोड़कर नहीं जाएगा। मैं लगभग सभी सीटों पर उत्तर भारत के लोग की अगर आप बात कर रहे हैं या नॉन वो लोग बात कर रहे हैं तो उनकी सब जगह मैं बैठक ले चुका हूँ, अभी भी बैठक लेने जाऊंगा। और हर जगह संकल्प हम लोगों ने दिलाया है और मान के देखिए अब के चुनाव अभूतपूर्व होगा। लोग यहीं पर मतदान करें, इसकी पूरी व्यवस्था हमारे पार्टी के लोगों ने करके रखी है। सर मनसे का क्या इम्पैक्ट रहेगा उत्तर भारतीयों के ऊपर? मनसे ने मन से हमको समर्थन दिया है और हमने मन से उसको स्वीकार किया है। आप उत्तर भारतीयों का सम्मेलन ले रहे हैं, उनके साथ में बातें, उनकी मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन अभी भी जो गर्मी का सीजन होता है उस वक्त उत्तर भारतीय जिनको अपने मुल्क की तरफ, गांव की तरफ जाना पड़ता है, उन्हें काफी समस्याएं। आपको अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि विदर्भ की 5 सीट और आज की 5 सीटों का विश्लेषण करा लेना। मेरा सवाल जो उत्तर भारतीय या जहाँ के लोग थे वो अपने गांव नहीं गए। मेरा सवाल ये है सर, ये अभी छुट्टी का समय है और हर सीजन में इसी तरीके से होता है कि जो ट्रेनें मुंबई से उत्तर भारत की ओर जाती है उसमें काफी भीड़ दिखाई देती है, लोगों को ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है। इस बार ज्यादा ट्रेनें चलाई हैं। देखिए वंदे भारत भी कई चली है, कुछ स्पेशल ट्रेन भी चली है। और क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव के समय में हम लोगों ने माननीय रेल मंत्री जी को पहले से आग्रह करके रखा है। आचार संहिता में हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आप निश्चित मानिए कि आपने जो बोला है उस पर काफी हद तक काम हो चुका है।